नमस्कार, मी शाहिद खेरटकर सह्याद्री समाचारमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। पाहूयात एक विशेष बातमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले जिस हिसाब से बातचीत चल रही है और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सही में काबिल तारीफ वो सब लोग हैं कि कौम का जज्बा और डेवलपमेंट किस तरह रखते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जीता जाता सबूत कोई और हो सकता है। तो हैट्स ऑफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डेलीगेट्स जो यहाँ प्रेजेंट है। मैं समझता हूँ एक अपने आप में एक अंजुमन है, वन मैन आर्मी है कि जो चेहरे में देख रहा हूँ, अगर इनके बारे में लिखना शुरू करें तो एक एक अखबार में एक एक दिन भर इनके ऊपर लिखा जा सकता है। और मैं नहीं समझता कि ऐसी शख्सियत के सामने बोलने की हिम्मत इतनी में जुटा पाऊंगा या नहीं। फिर भी एक कोशिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि जो भी इससे फायदे नजर आए या अमल में आए उसमें मेरा भी हिस्सा लगा आप सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो ये कि हमारे माइनॉरिटीज मतलब सबसे पहले क्या है। एक बहुत सी आजकल कश्मकश रहती है, एक कंफ्यूजन रहता है कि ये माइनॉरिटी यानी क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में खास तौर से कुछ बातें अभी मैं उनकी तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक शॉर्ट में बताना है कि माइनॉरिटी यानी क्या कि जो एक कम लेवल पे हो। माइनर जिसे कहते हैं, ये जर्मन वर्ड से आया हुआ है कि जिनकी तादाद कम हो, अब वो रिलीजियस हो या फिर रीजनल हो। इनके ऊपर बीच में एक मैटर कोर्ट में गया था तो उन्होंने डिसाइड किए कि एक नॉर्मल जिस तरह दुनियावी लेवल से करते हैं, लेस देन 50% इज व्हाटएवर दैट इज द माइनॉरिटी, यानी 50% से कम हो। अब हम देखा जाए रिलीजियस बेसिस पे तो 20% से कम, इट मींस इट इज अ माइनॉरिटी। अब इसमें मुसलमान जो है हिंदुस्तान के एतबार से अगर देखा जाए तो वो माइनॉरिटी में आते हैं, नंबर 1 चीज। अब हम देखते हैं कि जो एडमिशन कोटा हो, प्रोसेस हो, तो आजकल जितना मैं देख रहा हूँ लोगों को एक पैनिक आ जाता है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं करता, इंस्टीट्यूशन के लिए है। मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इंडिविजुअल के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। देन व्हाट, कोई बच्चा इंजीनियरिंग को जाकर मेडिकल को जाकर कैसे करे, वो एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अपना एफिडेविट देके आई मिस्टर सो एंड सो एज डेट बिलोंग टू द आई एम मुस्लिम बाय बर्थ एंड बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट्स इटसेल्फ ये एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, नंबर 1 चीज। अब माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए, वो जाकिर भाई इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली, इसके लिए मैं सिर्फ टचअप करते चलता हूँ कि माइनॉरिटी के हमारे अपने बहुत सारे उनकूब हैं, जिसमें से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बाकी इसको जानते हैं। अब जो मेरा मेन टॉपिक है जिसे कवर करने के लिए बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि मेरी बात जो आने वाले है वो ऐसे ऐसे स्पीकर्स हैं कि जिनके बारे में बताया जाए तो सूरज को कैंडल दिखाना या मेमबत्ती दिखाने जैसा होगा। मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कि वक्फ डेवलपमेंट फोरम इस किस्म की मुहिम चलती है और महाराष्ट्र में, तो एग्जैक्टली वक्फ डेवलपमेंट है क्या? क्योंकि हमें जितना मालूम होता है वक्फ एक्ट के तहत कुछ रजिस्ट्रेशन है, मस्जिद है, यानी वो रजिस्ट्रेशन करना है। हमारी एक सोच, मैं कोकन के हिसाब से कहूँ तो इतनी बन जाती है कि इट्स रिलेटेड टू ओनली रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो वक्फ सबसे पहले इट्सेल्फ जो कोई भी जमीन या जो प्रॉपर्टी दी जा चुकी है अल्लाह के लिए या डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी के लिए, तो उसे हम वक्फ कहते हैं। दैट इज द पर्टेनिंग टू वक्फ, यानी इसी जमीन है। अब ये सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है अंग्रेजों के जमाने से, राजा महाराजों के जमाने से, जिनका बाकायदा रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर ने भी मेंटेन किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में मौजूद है। एकड़ों में जमीन मौजूद है वक्फ की, इन एकर्स। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 4,60,000 ऑड वक्फ प्रॉपर्टीज इन द, सॉरी मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कंट्री की टोटल इतनी आ जाती है। उसमें एक वक्त के रिलेटेड जितनी भी जो मालूमात है वो
Wamsi wamsi.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब हमारा कंसेप्ट क्या जाता है कि वक्त को डेवलप हम किस तरह, हमारा रोल क्या है ना, ये समझे हमारी है एक्चुअली whoever is the Muslim। सबसे पहले वाकिफ किसे कहते हैं? वक्त से रिलेटेड जो पर्सन, यानी फर्ज कीजिए कि एक मस्जिद है, उसमें कोई नमाज को जा रहा है तो वो इंटरेस्टेड पर्सन बन गया, नॉट नेसेसरी कि वो एक मेंबर हो। तो यहां से अब हमने इसको टोटली अवॉइड किया हुआ है या छोड़ा हुआ है। इससे हो क्या रहा है कि द प्रॉपर्टीज विच आर दैट, ये एकर्स में है, कहीं पे 100 एकर्स में, कहीं पे हजारों एकर्स में। अब ये प्रॉपर्टी है कितनी? अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लैंड टेरिटरी है, जो प्रॉपर्टी वो रेलवेज की, नंबर 1। अगर नंबर 2 पे आ जाए तो वो वर्क प्रॉपर्टीज है, सेकेंड। यानी इसका अगर हम फायदा उठाना चाहे, कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने जो भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के यहाँ बनाना चाहे वो वहां पे बन सकते हैं। इसके लिए ये गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग है, नंबर 1 चीज। अब मैं आता हूं कि ये हुआ एक पार्ट के डेवलपमेंट की तरफ के टोटल है। देन नेक्स्ट, बोर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर एक स्टेट का एक बोर्ड होता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। अब वो ऑब्जेक्टिव्स है क्या? एक लोगों के जहन में, अभी मैं प्रैक्टिस में रहने की वजह से सुनता हूँ, वर्क बोर्ड वाली जब ना की जमीन घेरती है, वर्क बोर्ड जो है ना वो ले लेगा। कोई बोर्ड इतना ऑथेंटिकेट बिल्कुल नहीं है कि आपके प्रॉपर्टीज ले ले, कवर कर ले। एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, हर एक के पास माशाल्लाह कुछ ना कुछ जमीन है। एक उसका 7/12 होता है, उसके ऊपर मेरा परवेज पहाड़ी, अभी मेरा 7/12 है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हाईवे में लैंड ली है तो ऑब्वियसली करोड़ों के पैसे भी दिए ना। कोई जमीन मेरी छीन के तो नहीं है, या किसी और की तो जमीन कभी गवर्नमेंट ने छीन के लिए भी नहीं है, दैट इज एक्वायर्ड की गई है। उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक पैनल, एक प्रोसेस फॉलो किया गया। तो कोई अथॉरिटी कभी भी, यानी एक पता नहीं कि एक माइंडसेट बना हुआ है जो भी वर्क बोर्ड में है, यानी वो वर्क बोर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो लोगों को डर है कि वो हमारा छीन लेंगे। ऐसा कभी कभी के वर्क के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले वर्क प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जो पहला और अहम सबसे मुद्दा है। वो वर्क प्रॉपर्टीज हम किसे कहेंगे? जो वर्क प्रॉपर्टीज वर्क बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो, यानी एक रेगुलेटरी एंड कंट्रोलिंग बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो वर्क बोर्ड है। दूसरा जो है एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑफ द असेंबल वर्क प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट। अब ये रहा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क। मैं बहुत माजरत के साथ एक्सट्रीमली सॉरी कि कहीं ना कहीं हम डॉक्यूमेंटेशन में पीछे हैं, या बहुत ज्यादा पीछे हैं, या टोटल ही अनएलिजिबल है। इसमें एक्सेप्शन है, बहुत सारे लोगों का एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रिपोर्ट्स बताते हैं वो ये है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इन लीजिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोर्ड। अभी जो वर्क बोर्ड के प्रॉपर्टीज है उसमें उसका लाइसेंसिंग होता है, उसका जो रेंटल होता है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड होते हैं। ये काफी बड़ा टॉपिक है, किसी के पास खेती की जमीन है तो अगर खेती कोई और कर रहा है तो उसमें से मिलने वाला इनकम वर्क वो ट्रस्ट को आता है, और ट्रस्ट जिस तरह से चाहे वो उसका इस्तेमाल कर सकती है अपने लिए, कम्युनिटी के लिए, उसके जो अगर मुलाजिम रखे हुए तो उनके पेमेंट के लिए, हर चीज के लिए। उसके बाद आता है लिटिगेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ऑनरेबल कोर्ट्स, ट्रैकिंग मैनेजमेंट, वर्क प्रॉपर्टीज, ओनरशिप एस्टैब्लिशमेंट, डॉक्यूमेंट, आर्चिविंग एंड रजिस्टर्ड मैनेजमेंट। एक बात ये आ जाती है कि बहुत से प्रॉपर्टीज के ऊपर जब लिटिगेशन आ जाता है तो खास तौर से इसके लिए वर्क बोर्ड का एक पैनल है जिसमें 30 वकील है, ऑलरेडी 30 एडवोकेट्स है, वो आपके लिए फाइट करते हैं। मैं महाराष्ट्र वर्क बोर्ड की तो अगर बात करूं तो हमारे महाराष्ट्र वर्क बोर्ड के पैनल पे 30 एडवोकेट्स है प्रेजेंट। आज की तारीख में 30 एडवोकेट्स हैं जो वर्क प्रॉपर्टीज के किसी भी लिटिगेशन के लिए वो खड़े रहते हैं। अब यहाँ लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफर हो सकते हैं, पहुंचना, उन तक अप्रोच, पॉसिबिलिटीज, या कुछ लोग और ही कहना नहीं, कुछ होता ही नहीं है वहां पे। और एक मैं जिम्मेदारी से बात कहूंगा, जब हम कुछ नहीं करते ना तो एक ही एक्सक्यूज देते हैं, जमाना खराब है, कुछ नहीं होगा, सब छोड़ो। ये कुछ जैसे कॉमन डायलॉग है
मैं नहीं कहूँगा सबके ऊपर फिट होते हैं, कुछ लोगों के होते होंगे, कुछ नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनली करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसके में दो मामले आपको प्रेजेंट, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जहांगीर मस्जिद पुणे, जिसका एनक्रोचमेंट का हटाने का काम अभी चल रहा है, तकरीबन 56 एकड़, 45 एकड़ जो पुणे का मामला है। दूसरा बहुत बड़ा कोल्हापुर मुस्लिम बॉडी, हॉस्टल बॉडी, एक्चुअली ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, ये वहाँ के मुसलमानों की है। अगर इसका, मुझे लगता है कि इसका अगर बेनिफिट कम्युनिटी को है तो मुझे नहीं लगता कि कोल्हापुर में कोई गरीब रहेगा। सिर्फ अगर मैं बोर्डिंग की बात करूँ और उसके आने वाले इनकम तकरीबन उसके आने वाले इनकम की, तो ये दो तो हॉटेस्ट टॉपिक्स है अभी तो, और तो ऐसे सैकड़ों में मैटर चल रहे हैं। तो ये होता है उनके ऑब्जेक्टिव में से। फिर GIS ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज यूजिंग GPS फील्ड सर्वे अलॉन्ग विद फोटोग्राफ ऑफ वर्क प्रॉपर्टी। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है तो GPS ट्रैकर से कहाँ वर्क, एक तो रजिस्टर्ड और फिर ट्रैकिंग डिवाइस की कि हमारी प्रॉपर्टीज कितने कहाँ पे है, ये भी एक काम चल रहा है। कंप्लीट तो रेशो नहीं, लेकिन कहीं तो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन पे। नेक्स्ट, फंड्स मैनेजमेंट टू मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, इमाम, मस्जिद, विडोज, गर्ल मैरिजेस, स्कॉलरशिप, स्कूल्स, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, मुसाफिरखाना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एक्सेट्रा। ये वर्क का एक ऑब्जेक्टिव है, ये सब डेवलपमेंट। जितने भी सामाजिक फलाह के डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं, वो सब वर्क डेवलपमेंट में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लोन मैनेजमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन वर्क प्रॉपर्टीज। अभी इसमें जो सिटी के वर्क प्रॉपर्टीज है उसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहले आता है पैसा, गवर्नमेंट इसके लिए बाइंडिंग है कि जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए लोन दे, उनको डेवलप करे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जो भी कुछ करता है वो करे, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका जो बेनिफिट है वो कम्युनिटी को आता है। अब इसमें ठीक है, ये वर्कआउट के ऑब्जेक्टिव है। कहीं न कहीं जो कहा जाता है ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं। तो अगर कहीं वर्कआउट कम पड़ रहा है तो कहीं हम भी कम पड़ रहे हैं, यानी वी एज अ मुस्लिम्स, एज अ इंटरेस्टेड पर्सन इन द वर्क, ये हम कहीं न कहीं थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। ये एक चीज हो गई। इसके बाद जो है हर साल वक्त के, अभी मैंने जो आपको वेबसाइट बताया उसके ऊपर हर साल का एक ऑडिट आता है। जिस तरह हर इंस्टीट्यूशन का ऑडिट है, उनका भी एक ऑडिट है, और हर वक्त इंस्टीट्यूशन को जो रजिस्टर्ड है उनको एक वक्त फंड बोल के पे करना होता है। दैट इज द रेंजिंग फ्रॉम 2% to 6%। नॉर्मली वो हमारे पास 2% है, जो हमारा ऑडिट रहेगा उसका 2%। अब हमारे पास के जो प्रॉब्लम्स है, मैं डायरेक्टली आता हूँ हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, स्पेशली पर्टेनिंग टू कोकण एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अब अगर मैं 60s या 55 से बात करूँ तो हमारे कुछ जमातें रजिस्टर्ड थी, हम उसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जमात। हमारी कुछ जमातें रजिस्टर्ड थी चैरिटी कमिश्नर ने, जो ऑफिस पहले डिविजनल लेवल पे कोल्हापुर पे हुआ करता था, देन वी गॉट इट डिस्ट्रिक्ट प्लेस। अब हमारी जो जमातें रजिस्टर्ड थी वहाँ पे, इन शॉर्ट उसमें दो चीजें थी, मस्जिद, दरगाह, कहीं पे कब्रिस्तान, या और भी अगर कोई बिगर प्रॉपर्टी हो सकती तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पे उनके शेड्यूल 1 पे मौजूद थी। अब वर्क एक्ट ऑफ 95 जो आया उसमें कुछ पावर्स उसके लेवल के थे, लेकिन जो वर्क एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 एंड वर्क अमेंडमेंट ऑफ 2013 है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर्स वर्क बोर्ड को दिए। अब चैरिटी कमिश्नर में जो हमारा रजिस्टर्ड होता था वो हर एक को मालूम है, रजिस्टर्ड अंडर ए कैटेगरी, डी में हम मुस्लिम आते थे, सी, डी, ई फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एफ फॉर ऑल वेलफेयर। अभी तो फिलहाल वो एफ में आते सब वेलफेयर। अब वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2005 से उन्होंने चैरिटी कमिश्नर को जीआर भेजे, उन्होंने सबको नोटिस भेजे कि 20 डिवीजन बी में रजिस्टर्ड जितने भी जो इंस्टीट्यूशन थे वो अब हमारे पास न रहकर वो जाएंगे वर्क। अब इस शक्ल में वो जितनी भी जो लिस्ट थी, तकरीबन हमारे पास के 297 या 300 रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के, ये डाटा वहाँ वर्क बोर्ड में भेजा गया, यानी उनके पूरा जो भी अलॉटमेंट वहाँ पे था, ये बी डिवीजन 20 सेक्शन में जितने थे वहाँ भेजा गया। अब इन पर कार्रवाई 3 प्रोसेस से हुई। एक जो भेजे गए वो रजिस्टर्ड हुए और उन ट्रस्ट को, उन इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, ये एक प्रोसेस है। 2, कुछ भी नहीं हुआ उनको,
यानी अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और 3, न कुछ डॉक्यूमेंट इधर है न कुछ डॉक्यूमेंट उनके पास है। अभी हमारे लेवल के 3 प्रोसेस हो चुके। अब इसको देखना किस तरह है, अगर हमारे लिस्ट में जो भी चैरिटी में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन थे, ऑब्वियसली उनको वक्त में करना ही है, तो अंडर सेक्शन 43 वो एक फॉर्म भरकर चैरिटी के जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, सिर्फ नंबर भी मिलता है, वो डालकर हम अभी वर्क बोर्ड में रजिस्टर्ड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 43, जो यहाँ रजिस्टर्ड थे चैरिटी में थे वो। और जो रजिस्टर्ड ही नहीं थे पहले से, वो अंडर सेक्शन 36 में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का ऐसा फॉर्म भरकर, एक्चुअली फॉर्म से ही रहता है सेक्शन 43 यानी जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, और सेक्शन 36 यानी न्यूली अभी जो वहां पे चैरिटी में कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे जो रजिस्ट्रेशन है वो न्यूली रजिस्ट्रेशन हम वर्क बोर्ड में कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 सवाल दिमाग में आते हैं, जमात या हमारी बॉडी कैसे क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो न्यूली रजिस्ट्रेशन होता है अंडर सेक्शन 36, वो पहले आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर इश्यू होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद आपको स्कीम फॉर्मेट, जैसे आप घटना कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो जाके उसमें सभी आपकी जो कमिटी है उसका क्या क्या जो आपके बायलॉज वगैरह जितने भी आप जो चाहते हैं, यानी पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर क्लॉजेस, किसी से हटके नहीं, जो नॉर्म्स है आइडेंटिकल नॉर्म्स है उनसे हटकर आपकी वो घटना जाते हैं और वो उसके बाद में रजिस्टर्ड होती है। ये रहा टोटल प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारे तंजीमों का या इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि कहीं के भी चैरिटी हो रहने दो या फिर वर्क बोर्ड, हमारे चेंज रिपोर्ट नहीं किए जाते, यानी जो हमारा कार्यकाल, जो ड्यूरेशन 3 साल 5 साल जो भी है कवर हो चुका, तो जब मैं ये कहता ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वहां पे सबसे पहले शेड्यूल क्या है, नहीं गेट लॉस, ये मामला वहां पे आता है। यानी हम कौन है, इफ हम कमिटी अगर यहाँ पे है तो हमको डॉक्यूमेंट में भी रहना चाहिए, हमको शेड्यूल में भी रहना चाहिए, हमको वर्क बोर्ड में रहना चाहिए, हमको चैरिटी में रहना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 2012 में, हम कहाँ हैं 2023 में, क्या किया तब से ना, कुछ भी नहीं किए। हर साल हमारी बॉडी बदलती है, इसके बाद ये बॉडी जाती है, इसके बाद ये जाती है। ऑन द पेपर, ऑन चेंज रिपोर्ट आप कहीं भी करिए। अब ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नॉर्म्स है या ग्रांट्स है या कुछ बेनिफिट्स है अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसका एलिजिबल कौन है, हु इज द एलिजिबल पर्सन फॉर दैट, अपना वो लेने के लिए एलिजिबल पर्सन कौन है। क्योंकि अभी वकील इसके लिए जरा थोड़ी से ये देने पड़ते हैं, हाईवे की जमीनें की बहुत से लोगों को मालूम है, जिसका एक का नाम था, जमीन 4 लोगों की थी, 4 भाइयों की, अब नाम एक का था, पैसा किसको मिलेगा और मिला किसको, वो एक। बाद में लिटिगेशन चले, केसेस चले, ये चल रहा है वो चल रहा है, अलग बात है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट देखती है तो गवर्नमेंट आपका चेहरा नहीं देखती, गवर्नमेंट पेपर देखती है, और वो राइट है, हम कैसे कह सकते हो गलत है, नहीं बहुत नाइंसाफी हुई हमारे पर। ओके, 3 भाइयों के पेपर ऑब्वियसली दिख रही है नाइंसाफी हुई, लेकिन वो क्यों हुई, लैक ऑफ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं अपन सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम हमेशा कंसल्ट करें, और आजकल तो ये इतनी आम बात है, कॉमन ये है कि आपको इसके बारे में, मैं समझता हूँ कि जो मतलब लोग हैं उनको पहले खुद को अपडेट करना चाहिए। इसमें से 2 पोस्ट बहुत जरूरी है, एक जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट और दूसरा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऐसा कहा जाता है। तो जो भी सेक्रेटरी हो वो इतना मजबूत हो कि कौन सा भी पेपर, हाँ ये हमारे पास है। अब एक रहा सवाल कि सबसे लोगों के इसमें आते हैं, हमारे बहुत से जो मस्जिदें बंद या चैरिटी में रजिस्टर्ड है वो एज अ मदरसा बोलते हैं, क्योंकि 92 के ऑनवर्ड से मैं समझता हूँ मस्जिद की परमिशन ही नहीं है। हमारी मस्जिद की परमिशन सब्जेक्ट टू द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। अगर मस्जिद की परमिशन लेनी है तो होम मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है आपकी, फिलहाल आज के डेट पे वो पर्टेनिंग तो। लेकिन
रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और आपको स्टेटस मदरसे का मस्जिद का ही स्टेटस मिलता है। हम क्यों नहीं मदरसे का स्टेटस? जब हम नमाज पढ़े वो बिल्डिंग है उसमें ओके ठीक है वहाँ पे हो सकता है मतलब चलता हो तो सब जगह इसमें ऑब्जेक्टिव में लिखे मतलब और दीनी वर्ड्स ऑल द आइडियोलॉजीज जो भी आपके चलते हैं उसके। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव है वक्त के इसके रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, क्वेरी रिलेटेड है या अब एक जो अहम मसला जो मुझे बताया गया था, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ हर एक का अपना अपना अलग प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितनी चीज़ें बताई जा सके वो बताओ या कॉन्टैक्ट नंबर मेरे तकरीबन बहुत से लोगों के पास है, फिर भी मैं नाजिम भाई के पास या जो जिम्मेदार है यासीन भाई या ऑर्गेनाइजर्स जो भी है उनके पास मैं मेरे नंबर दे के रखूँगा, कार्ड्स दे के रखूँगा। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है आप मुझे कभी भी फोन कीजिए इंशाल्लाह होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम डिस्कशन का काम और बहुत सा वक्त जा चुका है, मेरे पास बहुत से लोग बोलने वाले हैं तो जितना जो मुझे कवर करना था मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लेवल पे अभी पता नहीं इवैल्यूएशन तो आपके पास कितना हुआ हो लेकिन जितना मुझे कवर करना था वक्त की नज़ाकत हालात को देखते हुए वो मैंने किया। और यहाँ पे स्पॉन्सर ने जो मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने जो बोलने का यहाँ पे मौका दिया उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।